कि सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी वो गारंटी देते हैं कि हम आपके आईपीओ को सक्सेसफुल करेंगे। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है बाकी एनबीएफसी से अगर कंपेयर करेंगे तो देखो मेरा व्यू, अगर हम कल तक का डेटा देखें उसके बाद से ही मार्केट रिकवर होने शुरू हुए और लेवल्स हमारा वही है। सर आज के दिन मार्केट में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, तो सर क्या ये सीज़ फायर की वजह से है या फिर कुछ और रीज़न है? ये बात सही है कि जब से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है दुनिया भर के मार्केट्स में हमें रैली देखने को मिली है, लेकिन ये सीज फायर के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि हमने देखा कि सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी दोनों तरफ से मिसाइल्स दागने की न्यूज़ आई। साथ ही कुछ एनालिस्ट लोग का कहना है कि ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स है, टेम्पररी पॉज है और एक बार फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़े स्केल पर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जब से ही अनाउंसमेंट हुआ है मार्केट्स आर रिकवरिंग। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एफआईआई का व्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और डीआईआईज ही बेसिकली मार्केट को चढ़ा रहे हैं, कुछ हद तक रिटेल वाले भी चढ़ा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये जो आईपीओज अभी लाइंड अप हैं, एक बहुत बड़ा आईपीओ सामने आ रहा है एचडीबी का 12,500 करोड़ का, ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। ध्यान रहे कि जून के महीने में करीब $6 बिलियन के आईपीओज आने वाले, पिछले महीने भी इससे ज़्यादा के आईपीओज आए थे। और हम जानते हैं अगर आप पास में कहीं भी जाके देखेंगे जब भी बड़े बड़े आईपीओज लाइंड अप होते हैं मार्केट्स नहीं गिरते हैं। उसका कारण क्या होता है कि मार्केट्स गिरेगा तो वो इश्यूज ही सब्सक्राइब नहीं होंगे और जो उनके लीड मैनेजर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं कि हम आपके आईपीओ को सक्सेसफुल करेंगे। तो इसलिए जो ये तेज़ी हमें देखने को मिल रही है ये मोस्ट लाइकली इन आईपीओज की वजह से ही है। ओके सर, तो अगर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस की ही बात हम लोग लें तो इसका तो आईपीओ का एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को बताइए ना। ओके, तो इस कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी और एचडीएफसी बैंक ने अपनी एक एनबीएफसी कंपनी बनाई थी, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बनाई थी। और क्यों बनाई थी? क्योंकि क्या है कि जो बैंक्स होते हैं ना वो जब किसी को लोन देते हैं तो उनके काफ़ी क्राइटेरियाज और चेकलिस्ट होते हैं, तो वो काफ़ी लोगों को लोन नहीं दे पाते क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं होते। बट एनबीएफसी कंपनीज जो होती हैं उनके क्राइटेरिया काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, तो उन्होंने इसको बनाया और उन्होंने टारगेट किया उन लोगों को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर है, जिनके पास बैंक्स जिनको कभी लोन नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके इन्होंने ये कंपनी बनाई। और 2007 से अगर आप 2025 तक देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है और इनके जो लोन बुक्स में करीब 23% के CAGR से ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और अब ये 12,500 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं जो कि अब तक का शायद एनबीएफसीज का सबसे बड़ा आईपीओ है। अगर इसके बिज़नेस की बात करें तो ये सभी तरीके के लोन्स देते हैं एनबीएफसीज की तरह। तो इनका जो मेजर बिज़नेस है वो कंज्यूमर लोन्स है, मतलब किसी को शादी के लिए पैसे चाहिए या पर्सनल लोन्स चाहिए तो करीब 40% लोन ये उसी को बांटते हैं। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स के लोन देते हैं, गोल्ड लोन्स देते हैं, बट मेजर बिजनेस इसका यही है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इनकी रेटिंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं। पर सर अभी आईपीओ लाने का क्या रीज़न है? दो मेजर रीजंस हैं। पहला तो आरबीआई ने ये मैंडेट दिया है कि जितनी भी बड़ी एनबीएफसीज हैं उनको लिस्ट होना पड़ेगा, तो ये आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस हैं तो इस वजह से वो ला रहे हैं। साथ ही ये भी है कि उनको अपना जो प्रमोटर की होल्डिंग को कम करना पड़ेगा, ये भी आरबीआई का मैंडेट है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक का 94% स्टेक है इस एनबीएफसी में
तो आईपीओ लाने के बाद वो 74% हो जाएगा। तो इन दोनों रीजंस की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ शायद वो उसे अभी तक उसे लिस्ट ना करते, क्योंकि वो उनके लिए एक अच्छा साइड बिजनेस था। और आप देखिए अब ये जो ये आईपीओ ला रहे हैं 12,500 करोड़ का, इसमें से 10,000 करोड़ एक्चुअली एचडीएफसी बैंक को ही मिलेंगे। तो ये उनके लिए एक अच्छा एग्ज़िट भी साबित होगा। तो सर बाकी जो एनबीएफसीज हैं इनके कंपैरिजन्स में इसको देखा जाए तो ये कहाँ स्टैंड करता है? बाकी एनबीएफसी से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन पे ये नहीं है। मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप उनका बोरोइंग कॉस्ट की बात करें, यानी कि जो एनबीएफसीज होते हैं ये बैंक्स तो होते नहीं हैं, तो उनको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है और फिर ये आगे लोन बांटते हैं। तो इनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आप किस रेट से मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। तो इनका जो एवरेज कॉस्ट है वो बजाज फाइनेंस से 1% ज़्यादा है। ओके, मतलब लेस प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, जैसे कि अगर हम आरओए की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट्स, तो बजाज फाइनेंस को अगर आप देखें तो 5% से ज़्यादा का आरओए है। ओके, उसी तरीके से अगर आप श्रीराम फाइनेंस को देखें तो 3.7 का है और इनका 2.1 है। तो यहाँ पर भी हमें सिचुएशन अगर लीडिंग एनबीएफसी से कंपेयर करें तो वो थोड़ा नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट वर्स देखने को मिल रहा है। और अगर हम कॉस्ट टू इनकम की बात करें, यानी कि कितने कॉस्ट पे कितना इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना बुरा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो करीब 34 का इनका फिगर आ रहा है और श्रीराम फाइनेंस का भी करीब 30 आ रहा है और इनका 42 आ रहा है, यानी कि वर्स्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो बाकी एनबीएफसीज के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे ये हमें वर्स्ट परफॉर्मर दिख रहा है। तो सर आपका वर्डिक्ट क्या है? क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, मेरा व्यू आप लोग जानते हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंस से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ और ख़ास करके एनबीएफसी से तो मैं बहुत ज़्यादा दूर रहना पसंद करता हूँ। देखिए, इस बैंक में मैंने आपके साथ शेयर किया कि इनका टारगेट ऑडियंस कौन है, छोटे शहरों के वो लोग जिनको क्रेडिट हिस्ट्री बुरी है, जिनको बैंक्स लोन नहीं देते हैं, वैसे कस्टमर इनके टारगेट है और 70% कस्टमर्स वही हैं। तो जब आपका ऑडियंस ही ऐसा होगा तो इसमें हम क्या आपसे उम्मीद लगाएं? तो एक तो इस वजह से मैं इससे दूर रहना चाहूँगा। दूसरा, अगर आप इसको बाकी एनबीएफसी से अभी कंपेयर करेंगे तो ये तो वर्स्ट हमें दिख रहा है। एक ही इसके साथ पॉजिटिव है, वो ये है कि एचडीएफसी बैंक का एक ठप्पा इनके ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको मार्केट से लोन आसानी से मिल जाता है। कोई बॉन्ड इशू करेंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगी। कंपनी की रेटिंग AAA है, वो भी एक अच्छी बात है। तो इसलिए मैं इस इशू से थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी दूर रहें, क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशंस है ना, वो भी सस्ती नहीं दे रहे। अगर इसको वो थोड़ा सस्ता आईपीओ लॉन्च करते तो भी एक बात होती। तो किसी भी फ्रंट पे मुझे यहाँ पर कंफर्ट नहीं दिख रहा है। अब आप अगर एनबीएफसीज में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बजाज फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओके, अगर आपको इसमें लगाना है तो आईपीओ में मत लगाइए, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग के गेन के बाद इसमें डिप होगा अगले 1-2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर। उस वक्त शायद आपको ये स्टॉक और भी सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी बड़े आईपीओज आते हैं उसके बाद उनके प्राइजेस में बड़ा डिप भी देखने को मिलता है। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है
रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG इन्वेस्टर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो सर जून के महीने को अगर हम देखें तो FIIs ना तो नेट बायर है ना तो नेट सेलर है, उनके नेट पोजीशंस तो फ्लैट ही दिख रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि DII बाई करते जा रहा है। पर सर ऐसे में रिटेल क्या कर रहा है? ये बात सही है कि जून का महीना काफ़ी मामलों में थोड़ा डिफरेंट रहा है। एक तो अगर आप देखें तो FIIs को हम नेट बड़ा सेलिंग तो नहीं कहेंगे कि जून के महीने में उन्होंने किया है। काफ़ी फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, कभी वो नेट बायर बन जाते हैं, कभी नेट सेलर बन जाते हैं। अगर हम कल तक का डेटा देखें तो आई थिंक 3000 या 4000 करोड़ के वो नेट सेलर बने हुए हैं। हो सकता है महीने के एंड तक वो वापस से नेट बायर बन जाए। DIIs हम जानते हैं 70,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर ली है। ओके, सबसे जो अलार्मिंग चीज़ वो ये है कि रिटेल वाले भी नेट बायर बन गए हैं। करीब 5600 करोड़ के वो नेट बायर बन गए। ये थोड़ी सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि ऐसा 3 महीने के बाद हमें देखने को मिला। पिछले 3 महीने में यानी कि मार्च, अप्रैल, मई में 20,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। मार्च में याद रहे उन्होंने 14,500 करोड़ की सेलिंग की थी और हमने देखा उसके बाद से ही मार्केट रिकवर होने शुरू हुए। इसके बाद उन्होंने फिर करीब 2,500 करोड़ की नेक्स्ट मंथ में सेलिंग की अप्रैल में, और मई में फिर 2,500 करोड़ की करीब सेलिंग की। करीब 20,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी। अब जून के महीने से वो बायर बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि जब मार्च के महीने में उन्होंने इतने बड़े स्केल पर सेलिंग की 14,000 करोड़ की, भाई जब रिटेल खरीदने को तैयार नहीं होगा तो माल किसको चेपा जाएगा? FII किसको चेपेंगे? तो ये जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट में यही खेला होता है। अब क्या हुआ? FII बायर बने, DII बड़े तो बायर थे ही, तो मार्केट को में वो बाइंग किए। मार्केट्स 2-3 महीने ऊपर गए और रिटेल वाला वापस खरीदने को निकला। अब वो वापस खरीदना शुरू कर दिया है। अब उसका डर ख़त्म हो गया। हो सकता है अगले महीने भी वो बाइंग करें, और हम जानते हैं जब वो बाइंग करेंगे तभी FII अपने नेक्स्ट लॉट की सेलिंग शुरू करेंगे। और वही चीज़ मैं आपको लगातार दिखा भी रहा हूँ कि वो डेरिवेटिव मार्केट्स में अपने शॉर्ट्स को बिल्डअप कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा के शॉर्ट्स उनके बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब रिटेल और भी एग्रेसिवली बाइंग करने लगेगा तभी वो वापस से एक सेकंड लॉट की बड़ी सेलिंग करेंगे, जो हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यूज़ है? तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 25 इसके ऊपर ही हमें लॉन्ग जाना है। ओके, आज वो लेवल ब्रीच कर गया है, उससे हम 20 पॉइंट शायद ऊपर क्लोजिंग किए हैं, तो इस लेवल को हम प्ले कर सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था जब तक ये IPOs चलेंगे मार्केट के गिरने के चांस बहुत कम हैं। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म 2 to 3 days 4 days में मार्केट्स थोड़ा और भी ऊपर जा सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस आप रखिए, और इससे नीचे आने पर इट्स बेटर कि हम पोजीशंस को एग्जिट कर लें।
अब अगर आज का हम डेटा पॉइंट्स को देखें तो एक बार फिर हमें वहाँ पर फ्लिप फ्लॉप देखने को मिला। कल के दिन हमने देखा कि पीसीआर में ड्रॉप था, आज पीसीआर वापस से बढ़ गया। ओके, तो नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम की अगर बात करें तो 156 से प्रीमियम घट के 108 हो गया है और 40,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट हमने आज ओआई में ऐड किए हैं, इस मंथ के नेक्स्ट मंथ के मिला के। तो जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ड्रॉप इन प्रीमियम, हाई ओआई मीन्स शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया जा रहा है। तो व्यू वही है कि एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन में बुलिश ही रहना फ़ायदे का सौदा रहेगा, लेकिन थोड़ा भी लंबा आउटलुक अगर आप ले रहे हैं, नेक्स्ट मंथ की अगर आप पोजीशंस के बारे में सोच रहे हैं, तो इट्स बेटर टू टेक अ बेरिश कॉल। और लेवल्स हमारा वही है 25225, इसके ऊपर बुलिश रहिए, इसके नीचे आएगा तो पोजीशंस को इमीडिएटली क्लोज करिए।